गया साउथ ईस्ट में, साउथ ईस्ट यानी कि दक्षिण पूर्वी हिस्सा, यानी कि दक्षिण पूर्व में कौन आएगा, बिलासपुर जिला आएगा ऊना की। इतनी बात क्लियर हो गई है ना। अब उसके बाद देखिए ये जो हमारे पास बच गया कौन सा, वेस्ट वाला हिस्सा यानी कि पश्चिम, तो पश्चिम में आ जाएगा पंजाब, पंजाब जो कि एक राज्य है, ठीक है पंजाब। तो और अगर हम साउथ की बात करें तो साउथ में भी कौन सा है, ये साउथ में भी पंजाब लग रहा है भाई, तो साउथ में भी कौन आ गया, पंजाब जिला आ गया। पश्चिम यानी कि वेस्ट और साउथ यानी कि दक्षिण में पंजाब राज्य देखने को मिलता है, और ऊना के नॉर्थ यानी कि उत्तर में कांगड़ा जिला देखने को मिलता है, पूर्व में हमीरपुर जिला देखने को मिलता है, और साउथ ईस्ट में बिलासपुर जिला देखने को मिलता है, ठीक है। और देखो अब ये ऊना है, ऊना यहाँ पर है, ऊना का मुख्यालय कहाँ है, ऊना ही है। चिंतपूर्णी ये रहा बिल्कुल, देखो नॉर्थ में ये है चिंतपूर्णी, कांगड़ा के साथ में ही है। फिर ये अंब है, ये एक इम्पोर्टेंट स्थान है अंब। फिर गगरेट है, ये भी ऊना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, ठीक है। इस तरफ बंगाना हो गया, इस तरफ रायपुर हो गया, जहां पे कि ये झील जैसी दिख रही है आपको, गोविंद सागर झील का ये पानी है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा मैप है, ऊना जिला का मैप है। ऑलराइट, अब आगे देख लेते हैं ऊना जिले के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से। यस, जिला ऊना, देखो इसका हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय, मुख्यालय कहाँ है, ये है ऊना में ही है जी इसका मुख्यालय। ऊना जिला का जिला मुख्यालय कहाँ है, ऊना में ही है। फाउंडेशन, इसकी स्थापना कब हुई, 1972 में हुई। तो देखिए जब कांगड़ा था हमारे पास 1972 में कांगड़ा के दो टुकड़े कर दिए गए, एक तो हो गया हमारा कांगड़ा ही, और दूसरे जो दो टुकड़े हुए छोटे छोटे टुकड़े वो हो गए, एक हो गया ऊना हो गया और एक हो गया हमीरपुर, ऊना और हमीरपुर। ये कांगड़ा हमारे पास, तो ये आ गया ऊना और ये आ गया हमीरपुर, ऊना हमीरपुर। इस प्रकार ये जो है ऊना जिला कब बना, 1972 ईस्वी में बना था, और किससे अलग होकर, कांगड़ा से अलग होकर, कांगड़ा से अलग होकर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जियोग्राफिकल एरिया की बात करते हैं, यानी कि भूगोलिक क्षेत्रफल, कितना क्षेत्रफल है ऊना जिला जो है वो कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है, तो ये आ जाता है 1540 किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि 1540 किलोमीटर स्क्वायर। ये हो गया जियोग्राफिकल एरिया ऑफ ऊना। और अगर हम परसेंटेज की बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश का कुल 2.77% यानी कि 2.77% हिस्सा कवर करता है। परसेंटेज में बात करें तो 2.77% ऑफ टोटल हिमाचल प्रदेश एरिया कवर करता है हमारा ऊना जिला, ठीक है जी। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब आगे देखिएगा पॉपुलेशन के बारे में, जनसंख्या, भाई कितनी जनसंख्या यहाँ पे रहती है, तो ये जितनी भी बातें हो रही हैं 2011 की जनगणना, जनगणना के अनुसार जितने भी हमारे पास तथ्य हैं, जितने भी हमारे पास डाटा है, इंफॉर्मेशन है, वो इसी के अनुसार है, 2011 की सेंसस के अनुसार। पॉपुलेशन कितनी है भाई ऊना जिला की, तो ये लिखिएगा 5,21,173 लोग यहाँ पे रहते हैं। कितने हैं, 5,21,173। और अगर हम परसेंटेज की बात कर लेते हैं तो कितने परसेंट हुए ये हो गए 7.59%। कितने, 7.59%। इनकी अगर हमारे पास हिमाचल प्रदेश की टोटल जो हमने जनसंख्या देखी थी 6864,602, इतने लोग हिमाचल प्रदेश में रहते हैं, तो इसका 7.59% जो है वो कहाँ रहता है, ऊना में रहता है। ऑलराइट, आगे देख लेते हैं। अब जनसंख्या घनत्व की बात आ गई, पॉपुलेशन डेंसिटी,
पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व, यानी कि 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में कितने लोग रहते हैं। तो देखो इस तरह से 1 किलोमीटर का एरिया आ गया, 1 किलोमीटर का एरिया, एक किलोमीटर स्क्वायर। तो 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में कितने लोग रहते हैं यहाँ पे लोग रहते हैं 338, 338 लोग रहते हैं पर किलोमीटर स्क्वायर एरिया में। ठीक है जी। उसके बाद आगे लिटरेसी रेट, लिटरेसी रेट यानी कि साक्षरता दर, कितने लोग पढ़े लिखे हैं, ऊना जिले के कितने लोग पढ़े लिखे हैं। तो ये है 87.23%, 87.23%, इतने लोग यहाँ पे पढ़े लिखे हैं। ठीक है। उसके बाद देखिएगा डिस्ट्रिक्ट विद लोएस्ट परसेंटेज, डिस्ट्रिक्ट विद लोएस्ट परसेंटेज ऑफ एसटी पॉपुलेशन। इस जिले में, ये जो ऊना जिला है, इसमें सबसे कम परसेंटेज में, प्रतिशत शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन पाई जाती है। परसेंटेज वाइज बात हो रही है कि सबसे कम परसेंटेज है एसटी पॉपुलेशन की, जनजातीय जनसंख्या की। ठीक है, तो ये पॉइंट भी देखिएगा ध्यान से। उसके बाद आ जाता है विधानसभा सीट्स। कितनी विधानसभा सीट्स हैं भाई ऊना जिले में? ऊना जिले में 5 विधानसभा सीट्स हैं। और अगर मैं हिमाचल प्रदेश की बात करूं तो हिमाचल प्रदेश में टोटल कितनी विधानसभा की सीट्स हैं? हाँ जी, बताइएंगे मुझे। 68। 68, बिल्कुल ठीक बात है। उन 68 में से 5 जो हैं वह ऊना जिले में हैं। कोई चीज इसमें ना समझ आए तो प्लीज आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मैटर क्या होता है, ठीक है। मैटर कोई भी चीज जो हमारे यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है, ठीक है। आपका पेन, आपका पेंसिल, आपकी अलमीरा, आपका टेबल, आपकी चेयर, जो भी चीज आपको दिखाई दे रही है, दैट इज कॉल्ड मैटर, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं। लेकिन अगर हम केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बोलते हैं तो हम बोलते हैं एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज मास, मतलब जो कि एक वॉल्यूम ऑक्युपाई करे एंड जिसका क्या हो, मास हो, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे आपकी टेबल है, ठीक है, तो वो कोई ना कोई स्पेस तो ऑक्युपाई कर रही है, उसका कोई ना कोई मास है। आपका पेन है, आपके कोई भी आपने कप रखा है, आपकी कोई भी बॉटल है तो आपने टेबल पे रखी है, तो वो कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्युपाई कर रही है ना, तो उसका कुछ ना कुछ मास भी है, तो उसको भी हम मैटर में गिनेंगे, ठीक है। सो अब हमारे पास बात आती है कि ये जो मैटर होता है वो पार्टिकल से मिलके बना होता है, ठीक है। अब ये जो पार्टिकल्स होते हैं इनकी डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। सबसे पहले ये बहुत ज्यादा स्मॉल होते हैं, जिनको हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते, ठीक है। फिर उसके बाद बात आती है हमारे पास कि ये जो पार्टिकल्स होते हैं वो कॉन्टिन्यूसली मूव करते हैं, कॉन्टिन्यूसली। जैसे कि अगर आपने एक कमरे में अगरबत्ती जलाई है, ठीक है, तो आपको दूसरे कमरे में भी उसकी खुशबू आती है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपकी अगरबत्ती है उसके जो पार्टिकल्स हैं वो कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहे हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आता है कि ये जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद फोर्थ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कि इन पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस होती हैं, ठीक है। फर्स्टली हमने क्या पढ़ा कि मैटर क्या होता है, कोई भी चीज जो एक स्पेस ऑक्युपाई करे और जिसका मास हो। सेकंड वन, जो मैटर है वो पार्टिकल से मिलके बना है और उन पार्टिकल्स की 4 प्रॉपर्टीज होती हैं। फर्स्ट कि वो स्मॉल होते हैं, वो कॉन्टिन्यूसली मूव करते हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और उनके बीच में स्पेसेस होती हैं। अब हम बात करते हैं कि जो हमने मैटर की बात की ना, जैसे मान लो कि अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, ठीक है। अब हमारी एक, हम बोलते हैं हमारे पास हम आइस है, ठीक है, बर्फ है। तो आइस किस, मतलब पहली चीज तो ये समझो कि हमारे पास क्या है कि जो आपने मैटर की बात की ना, ठीक है, ये जो मैटर है वो डिफरेंट स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपका आइस लिया, आइस किस में एग्जिस्ट कर रहा है, सॉलिड स्टेट में, ठीक है। उसके बाद जब आप इसको हीट करते हो या फिर जब आपकी आइस मेल्ट होती है तो वो कन्वर्ट होती है वाटर में, ठीक है, तो वो है लिक्विड फेज, ठीक। फिर ये जो वाटर है, अब आप फर्दर आप वाटर को हीट करते हो तो वो हमारे पास वेपर्स में कन्वर्ट होती है एंड दैट फेज इज कॉल्ड गैशियस फेज। तो इट मींस दैट कि जो हमारा मैटर होगा वो 3 डिफरेंट स्टेट्स में एग्जिस्ट करेगा, मतलब एक आएगी सॉलिड स्टेट,
एक आएगी हमारी लिक्विड स्टेट, एक आएगी हमारी गैसियस स्टेट, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इन मैटर्स की प्रॉपर्टीज के बारे में। सबसे पहले सॉलिड, देन उसके बाद लिक्विड, देन गैसेस, ठीक है। कब हम इनकी वन बाय वन प्रॉपर्टीज देखते हैं, इधर हम लिखते हैं प्रॉपर्टीज, ठीक है। फर्स्ट हम बात करते हैं शेप के बारे में। तो सॉलिड्स की जो शेप होती है ना, पहले इसको आप एग्जाम्पल देख के चलोगे, हमारी कोई भी जैसे टेबल, मैं टेबल को लेके चल रही हूँ, तो टेबल की एक फिक्स्ड शेप होती है क्योंकि वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो उसकी जो शेप होगी वो फिक्स्ड होगी। देन लिक्विड, वाटर है तो वाटर की जो शेप होती है वो फिक्स नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद क्योंकि आप अगर एक कंटेनर में डालते हो, ठीक है, वाटर को डालते हो, तो वो उस शेप को क्या कर लेता है, ऑक्यूपाई कर लेता है। अगर आप उसी पानी को, उतने ही वॉल्यूम को अगर आप क्या करते हो, अगर आप दूसरे कप में डालते हो, तो इट मीन्स दैट कि वो उसी की शेप ऑक्यूपाई, इसका मतलब है कि उसकी जो शेप है वो फिक्स्ड नहीं होती। फिर बारी आती है गैसेस के बारे में, तो गैसेस की भी जो शेप है वो फिक्स्ड नहीं होती, ठीक है। अब है हमारे पास वॉल्यूम, सेकंड प्रॉपर्टी इज वॉल्यूम। तो हमारा जो सॉलिड है उसका वॉल्यूम जो होता है वो फिक्स्ड होता है, ठीक है। लिक्विड्स का जो वॉल्यूम होता है वो भी फिक्स्ड होता है, ठीक है। आप एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में ऐड कर दो, उतना ही वॉल्यूम रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद गैसेस का जो वॉल्यूम है वो फिक्स्ड नहीं रहता, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज दैट इज टाइप, ठीक है। अब टाइप में हम क्या बोलेंगे कि जो आपका सॉलिड्स होते हैं ना वो हार्ड होते हैं, ठीक है। जैसे आप चेयर को एक बार, मतलब चेयर की एग्जांपल को आप ध्यान में रखेंगे कि वो हार्ड होती है। देन जो लिक्विड है उसमें आप वाटर को एक एग्जांपल मान के चलोगे, तो वाटर जो है वो फ्लो करता है, तो इट मींस दैट कि वो फ्लूइड्स होते हैं। गैसेस भी आपकी फ्लो करती हैं तो वो भी फ्लूइड्स होते हैं, ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज हमारी कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है, दैट इज कंप्रेसिबिलिटी। अब आप सॉलिड को कंप्रेस कर सकते हो, नहीं कर सकते। आप आपके पेन को कंप्रेस नहीं कर सकते, आप आपके टेबल को कंप्रेस नहीं कर सकते। इट मींस दैट कि इनकी जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो नेग्लिजिबल होती है, इनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते। लिक्विड्स को कंप्रेस नहीं कर सकते, आप वाटर को कंप्रेस नहीं कर सकते, तो ये भी नेग्लिजिबल होती है, ठीक है। देन उसके बाद गैसेस हैं, तो गैसेस को आप कंप्रेस कर सकते हो, तो इनकी जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो हाई होती है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज हमारी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब आपको ये चीज पता है कि अगर मान लो हमने एक, जैसे सॉलिड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो टाइटली पैक्ड होते हैं, ठीक है, उनके बीच में बहुत कम स्पेसेस होती हैं, तो उनकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो मैक्सिमम होगी, ठीक है। वैसे ही अगर हम लिक्विड्स की बात करते हैं, तो लिक्विड्स के पार्टिकल्स एज कंपेयर टू सॉलिड्स जो होते हैं उनके बीच में स्पेसेस होती हैं, ठीक है। तो उनमें जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होगी वो हमारी मॉडरेट होगी एज कंपेयर टू सॉलिड्स। देन अगर मैं गैसेस की बात करूं, तो गैसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में काफी स्पेसेस होती हैं, वो फ्रीली मूव करते हैं, तो उनमें जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होगी वो हमारे पास मिनिमम होगी, ठीक है। तो अब मुझे ये बताइए कि आपको यहां तक समझ आया, मतलब तो यहाँ पे फूड क्या आ जाएगा, अनकंडीशनड स्टिमुलस, और ये जो लार है वो आ जाएगी अनकंडीशनड रिस्पॉन्स, ठीक है। उसके बाद नंबर 4 पे जो हमने लिखा है बेल और स्लाइवा, बेल बजाने पर कुत्ते के मुंह में लार आ गई, स्लाइवा आ गया, ये कौन सी कंडीशनड हुई, अनकंडीशनड या फिर कंडीशनड? हाँ जी बोलो। ये हुई कंडीशनड, बिल्कुल ठीक है, कंडीशनड। तो यहाँ पे बेल जो है कंडीशनड स्टिमुलस और सलाइबा जो है वो कंडीशनड रिस्पॉन्स आ जाएगा, ठीक है। बाकी की ये दोनों जो टर्म है, बेल के साथ कोई सलाइबा नहीं आया और बेल प्लस फूड के साथ सलाइबा आया, ये दोनों अनकंडीशनड है, अनकंडीशनड, ठीक है। तो इतनी चीजें हमने देखी थी। फिर उसके बाद हमने टर्म्स पढ़ी थी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि सबसे पहले आ जाता है ट्रेस कंडीशनिंग। ट्रेस कंडीशनिंग, इसका क्या मतलब होता है ट्रेस कंडीशनिंग का? सर इसमें बेल बजने के बहुत देर बाद खाना आता है। यस बिल्कुल ठीक है, बेल बजेगी, बेल बजने के देर बाद, बहुत देर बाद,
बहुत देर बाद फूड आएगा, बिल्कुल ठीक बात है। और एक है हमारे पास साइमल्टेनियस कंडीशनिंग, इसमें क्या होगा? साथ साथ फूड। यस, बेल के साथ फूड आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। फिर हमने बात करी थी कि आज हम क्या करेंगे, बीएफ स्किनर की थ्योरी पढ़ेंगे, बीएफ स्किनर, ठीक है। तो इन भाई साहब ने थ्योरी दी है और उस थ्योरी का नाम है थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग, थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग, ठीक है। हिंदी में बोलेंगे क्रिया प्रसूत अनुबंधन, ठीक। तो यहाँ पे हमने कल बात करी थी रेनफोर्समेंट की, रेनफोर्समेंट, है ना। तो उसका मतलब होता है पुनर्बलन, यानी कि मोटिवेशन देना या फिर उसको धक्का देना आगे की तरफ कि उसकी लर्निंग जो है वो इंक्रीज हो जाए, ठीक है। फिर हमने बोला था कि एक एक टर्म है जिसको बोला रेनफोर्समेंट, रेनफोर्स बोला, इसको बोलेंगे उत्प्रेरक, यानी कि ऐसी चीज जो कि किसी को प्रेरणा दे रही है, ठीक है, मोटिवेट कर रही है, वो हो गया रेनफोर्स, ठीक है। फिर ये जो ऑपरेंट कंडीशनिंग की थ्योरी है ना, ये बेसिस थी किस पर? ऑपरेंट कंडीशनिंग की थ्योरी बेस्ड थी, एक तो हमने बोलिया रेनफोर्स पर, यानी कि उत्प्रेरणा पर। रेनफोर्स को हम बोल देंगे इनाम देना, इनाम, और इसको हम बोल सकते हैं रिवॉर्ड, रिवॉर्ड, पुरस्कार, ठीक है। और दूसरी तरफ आ जाएगी पनिशमेंट, पनिशमेंट, पनिशमेंट का मतलब हो गया दंड देना, ठीक है, सजा देना। तो इन पर फिर हमने देखा था पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव, नेगेटिव, और पनिशमेंट के बाद भी हमने देखा कि ये भी पॉजिटिव हो सकती है, ये भी नेगेटिव हो सकती थी। इतनी बातें हमने हमें क्लियर है? हाँ जी, यस सर। ओके, ऑलराइट। तो अब देख लेते हैं आगे, ये जो इनकी थ्योरी थी उसको पूरी तरह से देखो। अगर हम बीएफ स्किनर की बात करें, थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं। बीएफ स्किनर भाई साहब जो हैं वो कहाँ के थे? यूएसए के थे, यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है, ये यहाँ के रहने वाले थे, ठीक है जी। फिर ये किस प्रकार के साइकोलॉजिस्ट थे, किस प्रकार के मनोवैज्ञानिक थे? तो आंसर आ जाएगा बिहेवियरिज्म, बिहेवियरिज्म, यानी कि ये व्यवहारवादी थे। इन्होंने व्यवहार को लेकर ही अपनी थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ लर्निंग, जिसको हम बोलते हैं थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग। व्यवहारवादी यानी कि ये व्यवहार से रिलेटेड थी। तो हमने कल देखा था व्यवहार क्या है? चेंज, परमानेंट चेंज, है ना। जब परमानेंट चेंज होगी लर्निंग में तो उसको व्यवहार बोल देंगे, ठीक है जी, इतनी बात। अब इन्होंने ये थ्योरी दी, ये किस पर बेस्ड थी? ये हमने अभी देखा, बेस्ड ऑन रिवॉर्ड, रिवॉर्ड का मतलब रेनफोर्स, रिवॉर्ड एंड किसी चीज का बढ़ना, जैसे कोई चीज एक्सपैंड कर रही है, बढ़ रही है उसकी लेंथ में, या फिर उसमें कोई भी चेंजेस आ रहे हैं, तो उस चीज को हम जनरल में ग्रोथ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? हाँ जी, बोलते हैं ना कि कोई भी चीज ग्रो कर रही है। ग्रो का मतलब क्या है? उस चीज में फिजिकल चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, इंटरनली भी आ रहे होंगे और एक्सटर्नली भी आ रहे होंगे। तो मतलब या फिर उसकी लेंथ बढ़ रही है, या फिर उसकी शेप चेंज हो रही है, या फिर उसका कुछ भी टेक्सचर चेंज हो रहा है, उसको हम ग्रोथ बोलते हैं, ठीक है। अब इन बायोलॉजी टर्म, बायोलॉजी में हम कैसे बोलते हैं कि ग्रोथ क्या होती है विद इन द बॉडी या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ कैसे होती है? तो जब रिप्लेसमेंट होती है, रिप्लेसमेंट ऑफ सेल, जो कि सेल कौन सा? डेड सेल होता है, ठीक है। डेड सेल जब रिप्लेस हो जाता है विद न्यू सेल, मतलब आपने पढ़ा होगा कि सेल जो है वो फर्दर डिवाइड करते रहते हैं, ठीक है, सर्टेन टाइम, मतलब कंटिन्यूटी में डिवाइड करते रहते हैं आपके पास सेल।
तो वो सेल जो डिवाइड करते रहते हैं और जो हमारे पास डेड सेल होते हैं उनको रिप्लेस किया जाता है न्यू सेल से, और उस चीज को हम बोल देते हैं ग्रोथ। ठीक है, ये हो जाती है हमारे पास ग्रोथ। क्लियर हो गया? बायोलॉजी की टर्म में इसको बोलते हैं हम ग्रोथ। हाँ जी, क्लियर हो गया आपको? यस मैम। ओके, अब हमारे पास आ जाता है कि प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों ही लिविंग है, दोनों ही लिविंग है हमारे पास। ठीक है, अब ये नोट डाउन कर लेना आप कि प्लांट्स में जो है वो कंटिन्यूटी में होती है ग्रोथ, कंटिन्यू में जो है आपका प्लांट ग्रो करता रहता है। ठीक है, बट एनिमल में जो है, एनिमल्स में ऐसा रहता है कि सर्टेन टाइम के लिए ही होती है ग्रोथ। ठीक है, फॉर सर्टेन टाइम, कुछ टाइम के बाद जो है वो ग्रोथ रुक जाती है। क्लियर हो गया? ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया? हाँ जी। यस मैम। ओके, नाउ टाइप्स की बात करते हैं हम। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ग्रोथ, वन इज इंट्रिंसिक एंड सेकंड वन इज एक्सट्रिंसिक। ठीक है, सो नाम से ही पता लग रहा है, इन का मतलब है इनसाइड, तो ग्रोथ जो होगी वो इनसाइड होगी, एंड एक्सट्रिंसिक मतलब कि ग्रोथ जो होगी वो एक्सटर्नली होगी, मतलब बाहर होगी। ये तो कुछ नहीं है, ये इजी सा है। इसके बाद जो स्टार्ट हो रहा है वो है आपका मेन टॉपिक। ठीक है, जिसमें से क्वेश्चन आते हैं आपको कि रिप्रोडक्शन। सो रिप्रोडक्शन, आप मेरे को बताइए कि रिप्रोडक्शन होती क्या है? एक प्रोसेस है, कौन सी प्रोसेस है, कैसे है, क्या होता है इस प्रोसेस में? कुछ भी पता है आपको रिप्रोडक्शन के बारे में तो बताइए विदाउट हेजिटेशन। हाँ जी नीलम, बताइए। मैम ये 2 टाइप्स की होती है, जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल। ओके ओके ओके, एंड देन डेफिनेशन बता सकते हैं आपकी, होता क्या है एक्चुअली? सेक्सुअल और असेक्सुअल तो आपने टाइप बता दी, बट एक्चुअल में रिप्रोडक्शन होती क्या है, होता क्या है रिप्रोडक्शन में? होती है प्रोजीनियस की। ठीक है, सिमिलर टू देयर पेरेंट्स, मतलब प्रोडक्शन होगी सिमिलर टू देयर पेरेंट्स, मतलब जो यंग वंस होते हैं वो किसके रिजेंबल होते हैं? वो अपने पेरेंट्स के रिजेंबल होते हैं। ठीक है, उसको हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं इन जनरल लैंग्वेज। ठीक है, अब मैंने ये टॉपिक स्टार्ट किया है, ये फर्स्ट पॉइंट है। आपको क्वेश्चन ऐसे आएगा कि हाउ कैन यू डिफाइन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, या फिर आपको बताना है कि आपके पास कौन सा ऐसा रीजन है जिससे आप डिफाइन कर सकते हो कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्वालिटी है। ठीक है, मतलब ऐसे बता सकते हो कि हाँ जी ये लिविंग बीइंग की क्वालिटी है। तो फर्स्ट तो आ गई हमारे पास ग्रोथ। ग्रोथ तो मैंने बता दिया आपको, दोनों में ही होती है, प्लांट्स में भी होती है और एनिमल्स में भी होती है। ठीक है, अब सेकंड है, सेकंड टाइप आ जाती है रिप्रोडक्शन। सो रिप्रोडक्शन प्लांट्स में भी होती है और एनिमल्स में भी होती है। ठीक है, अब मैं आपको डेफिनेशन लिख देती हूँ यहाँ पे, सिंपल सी है। प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी having features similar to parents। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी हैविंग फीचर सिमिलर टू पेरेंट्स, ये हो गया हमारे पास रिप्रोडक्शन। और रिप्रोडक्शन कितने टाइप की होती है? सेक्सुअली एंड असेक्सुअली, या फिर सेक्सुअल या फिर असेक्सुअली। ओके, ये हमारे पास टाइप होगी, हम इसको डिस्कस अभी नहीं करेंगे, बस आपने इतना ध्यान में रखना है कि 2 टाइप्स की होती है रिप्रोडक्शन। इतना क्लियर हो गया आपको? यस मैम। ओके, नाउ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको क्या बनता है? क्वेश्चन ऐसे आता है कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ
लिविंग बीइंग। लिविंग बीइंग में हम आएंगे ह्यूमंस, ठीक है। तो पूछा जाता है, क्वेश्चन आया है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कौन सी है लिविंग बीइंग की।